आज क्या कहते हैं गद्य खंड का है ना, शुरू से रिवीजन करेंगे। चैप्टर देखते हैं। पहला है श्रम। पहला क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ वो क्या है? एक निबंध है। वो क्या है? एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। वो किसके द्वारा लिखा गया? भीमराव अंबेडकर। किसके द्वारा लिखा गया? कोई बात नहीं, भीमराव अंबेडकर। यानी इसको याद कैसे करना है? भीम नाम का एक आदमी था, है ना। भीम नाम का एक आदमी था जो बहुत क्या करता था? श्रम करता था, है ना। क्या करता था? श्रम करता था। श्रम से याद रखेंगे क्या क्या रखेंगे? श्रम विभाजन जाति प्रथा। और कौन श्रम करता था? भीम नाम का आदमी जो बहुत श्रम करता था और किसी को देख कर के वो निमन नहीं लगता था। क्या नहीं लगता था? निमन नहीं लगता था। निमन से मतलब याद रखना निबंध। ठीक है। अब दूसरा नीचे आता है नंबर दूसरा, जिस 20 के दांत। यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, ठीक है। 20 के दांत लिखा है। ये जो है एक प्रकार की कहानी है। क्या है? कहानी है। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है जो एक नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। इसको याद कर लेना। भारत से हम क्या सीखे? एक प्रकार का ये भाषण है। क्या है? भाषण है। यानी 20 के दांत कहानी। 20 के दांत क्या है? कहानी है जिसका लेखक क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा है। और भारत से हम क्या सीखे? एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। और जो कोई मूल भाषा का एक भाषण दिया है तो मूल से याद रखना मैक्स मूलर। क्या रखना? मैक्स मूलर। और ये चौथा जो आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक ये है ललित निबंध। क्या है? तो इससे क्या याद रखना? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून जो है बार बार बढ़ता है तो 1000 बार काटना पड़ता है। बार बार बढ़ता है तो 1000 बार काटना पड़ता है। 1000 से याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 से याद रखना। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो है एक ललित निबंध है। लाल रंग का जो लगाता है ना, अलता याद रखना, लाल से रखना ललित। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? और नाखून क्या होता है? बार बार हजारों बार बढ़ता है तो 1000 बार काटना पड़ता है। तो 1000 से याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो एक ललित निबंध है। ठीक है। अब आता है कि नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। नागरी क्या है? एक निबंध है। नागरी लिपि एक निबंध है जो गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। ये तुम्हारा नागरी लिपि ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है। कोई परेशानी? उसके बाद आता है बहादुर। क्या आता है? बहादुर। बहादुर एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और जो किसके द्वारा लिखा हुआ है? अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? अमरकांत के द्वारा। बहादुर एक कहानी है जो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। और ये एक अच्छी कहानी है जिसमें बहादुर नाम का लड़का होता है और ये अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। ये दो हमारा चैप्टर 7 जो है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है जो लिखा गया किसके द्वारा? रामविलास शर्मा जी के द्वारा। रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया। क्या? परंपरा का मूल्यांकन। इसको याद करना विशेष रूप से। जीत जीत में निरखत हूँ। 8वां अध्याय आता है जीत जीत में निरखत हूँ। यह एक जो है साक्षात्कार कवि है। तो एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि जीत जीत निरखत हूँ यह कैसी विधा है, तो बोलना कि एक साक्षात्कार है। और ये किसने लिखा है? पंडित बिरजू महाराज जी ने। किसने लिखा है? जीत जीत निरखत हूँ मतलब पंडित जी महाराज जी जो थे हर चीज में हर बार जीत जीत कर निरख जाते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। बार बार कौन जीतते थे? पंडित जी, है ना। बिरजू महाराज जी बेर बेर जीत जाते थे। इसको याद रखना। किसने लिखा है? बिरजू महाराज। ठीक है। आवनियों एक ललित रचना है। आवनियों क्या है? एक ललित रचना है जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। ये ललित क्या है? रचना है। आवनियों क्या है? एक ललित रचना जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला देखते क्या है? मछली। मछली हमारा क्या है? पढ़ाए थे। यह एक कहानी है। मछली क्या है? यह एक कहानी है जो किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है ना। विनोद कुमार शुक्ल यानी शुक्ल के द्वारा लिखा गया है।
क्या है ये मछली क्या है? एक कहानी है जिसमें मछली के बारे में कहानी बताया गया है, लेखक अपना परिचय दिया है। उसके बाद आता है 11 अध्याय जो है नौबत खाने में इबादत, जो ये जो है कहेगा कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है ये? व्यक्ति चित्र है, जो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है ना। इसको याद रखना, नहीं अगर याद रहेगा तो खाना जो है मिस के खाता है। कैसे करते हैं? अगर रोटी खाना है तो रोटी क्या खाना है तो मिस के खाना है, तो मिस से याद रखना क्या है? मिश्र जी नौबत खाना, है ना। नौबत खाना किसके द्वारा लिखा गया? मिश्र के द्वारा लिखा है। शिक्षा और संस्कृति जो है, शिक्षा शास्त्र जो है महात्मा गांधी बहुत शिक्षा देते थे, है ना। सब चीज़ के लिए यह शिक्षा और संस्कृति अगर पूछेगा तो याद रखना महात्मा गांधी जो है बहुत शिक्षा देते थे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। एग्जाम में आएगा शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ये लिख करके याद कर लेना, इन सबके कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आता है पहला नंबर हमारा चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार की क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। एक प्रकार की क्या है? निबंध है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। कोई बात नहीं। तो इस पाठ के लेखक क्या बोल रहा है? इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? एग्जाम में पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा यानी उनकी जो ऊंची शिक्षा जो प्राप्त की थी वह अमेरिका के लंदन से प्राप्त की थी। अमेरिका और लंदन से, यानी उन्होंने जो है ऊंची शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? अमेरिका और लंदन से प्राप्त की थी। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में जो है भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण, ये जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। वो इम्पोर्टेंट सब पढ़ा रहे हो और कुछ नहीं। तो इस पाठ का जो लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या एक निबंध है। इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर जी है, जिनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। यह एक दलित परिवार से संबंध रखते थे। उनको वो जो है उच्च शिक्षा जो प्राप्त किए थे कहाँ से? अमेरिका और लंदन से उच्च शिक्षा की प्राप्ति किए थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है जो पाठ है भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण, जो ये भाषण है एक प्रकार का जो भाषण लिया गया है, कहाँ से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। कहाँ से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर। इनका जो एक हिंदी रूपांतर किया, ये एनिहिलेशन जो कास्ट है इनका हिंदी रूपांतर किया गया है। क्या किया गया? हिंदी में रूपांतर किया गया, दूसरे भाषा में था। तो इनका रूपांतर जो है कौन किए थे? रूपांतर जो किए थे ललय सिंह यादव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ललय सिंह जो यादव जी थे एनिहिलेशन कास्ट को जो है क्या किए थे? हिंदी रूपांतर किए थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु जो है निधन, जन्म नहीं, जन्म कब हुआ था? 1891 में, है ना। 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में। और इनकी जो निधन हुई थी यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी 1556 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। 1956 है, तो मिस प्रिंट हुआ होगा 1956 में हो सकता है। ओ सही बात है, बोलने में मिस हो गया। 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और उनके तीन चिंतन और प्रेरक व्यक्ति थे। उनके 3 चिंतन और प्रेरक व्यक्ति, रचनात्मक मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध जी थे, कबीर और ज्योतिबा फुले थे, है ना। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। उनको प्रेरणा देने वाले 3 व्यक्ति थे। ठीक है, उनके द्वारा प्रमुख रचना निम्नलिखित है, थोड़ा सा देख लो, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि द कास्ट इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ये किसके द्वारा लिखा गया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। द अनटचेबल्स ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। हु आर सुधराज बुद्धिज्म एंड कम्युनिस्ट बुद्धा एंड हिज धम्म द राइज
है ना, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सब किसके द्वारा लिखा है, एग्जाम में पूछेगा। इसमें तुम्हारा इम्पोर्टेंस सब बता देते हैं। पहला ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हु आर शुद्राज हो जाएगा, बुद्धि एंड हिजदम्मा हो जाएगा, वैसे भी पूरा, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर याद रखना। ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बढ़िया से याद रखना है और एग्जाम में तो गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक यहाँ भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि इस अभी के समय में भी, इस युग में भी लोग जो है छुआछूत और जाति पाति को मानते हैं। ये कोई इसमें बुराई नहीं है, अभी भी यहाँ पर है, यही इसका स्वरूप भी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो कहते हैं कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यहाँ के जातिवाद के जो पोषक है आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन मानता है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो लिख दोगे आराम से, कहेगा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, लिखना कि जातिवाद के पोषक तत्व इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए, है ना, अच्छे से काम करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये दूसरा आदमी सब जाति बारे के बोलता है कि ऐसी कोई बुराई नहीं है, कामों को बांटा गया है, पर ये गलत है। जाति प्रथा, जाति के लेकर के कामों में बंटवारा नहीं होना चाहिए अभी के युग में, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि जातिवाद के पक्ष के दिए गए लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक, जब उधर से जातिवाद जो जाति धर्म पर मतलब ये तौहीन लगाते थे कि जाति से बंटवारा अच्छी बात है, तो उसके बदले में लेखक क्या कहते हैं, इससे हम पूरा क्या कहते हैं किताब का इन्हें बढ़िया सारांश बता देंगे, इसको ध्यान से सुनो। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह बोला था कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का विभाजन भी करता है। सही बात है, लेखक जी बोले थे कि जाति प्रथा जो है उस युग में, जब लेखक थे अपने युग में बता रहे हैं कि उस समय जब जाति को मानते थे तो उसमें क्या करता था, जो जात का आदमी था वही काम करना पड़ता था, इसलिए श्रम भी क्या होता था, यानी काम भी, श्रम मतलब काम, कार्य बांटा जाता था। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। सही बात है, पहले ही की जमाना से ये सब दिया गया है, अभी का जमाना तो नहीं मानता है कोई भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है, परंतु किसी सब समाज में कार्य के साथ साथ लोगों को भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। अब मान लो कि किसी का मन नहीं है, कार्य करने में कोई मन नहीं है, रुचि नहीं है कि यही काम करेंगे, उसका मन है कि दूसरा काम मतलब डॉक्टर बनेंगे, अगर वो छोटे जात से है तो डॉक्टर बनेंगे। अगर उसको कहेंगे कि मतलब तुम नहीं जो जात का वही काम करो, तो उसके मन से क्या होगा, मन उठ जाएगा, है ना, मन से उसका मन उठ जाएगा और वो काम करने में क्या करेगा, हिचकिचाहट करेगा और टालू भाव से काम करेगा। इसलिए कहा गया कि परंतु किसी सब समाज में कार्य के साथ साथ लोगों को विभाजन सही नहीं है, ये विभाजन सही नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार सबको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो बोलता है कि जाति प्रथा भारतीय समाज श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, इसके बारे में बोला है। तो देखते हैं आंसर क्या है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों को अस्वाभाविक का मतलब क्या हुआ, अगर स्वभाव में उस अ लगा हुआ है, स्वभाव का उल्टा, अगर उसके स्वभाव में अगर काम करना दूसरा चीज़ है, ये काम करना नहीं है मन में, तो क्या करेगा, विभाजन ही नहीं करती बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे के ऊंच नीच को भी दर्शाता है, और जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। सही बात बोला है कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अगर किसी का स्वभाव उठा हुआ है ना, हम ये काम नहीं करेंगे, हम अपने वाला मन से काम करेंगे, वही काम करना है, तो इससे क्या होगा,
वो अच्छा काम करेगा। अगर अस्वभाव रहेगा उसके मन में, अस्वभावी आप उसके मन के अनुसार नहीं करके, है ना, जो मन में रहेगा वो काम नहीं करने के दूसरा काम करेगा तो उसका क्या होगा, मन उठ जाएगा और समाज से क्या होगा, उसका विभाजन उठना चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन दूसरा आता है कि, है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 5वां नंबर का, जातीय प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख, और ये क्वेश्चन इस बार आएगा, दिमाग में सेट कर लो। जातीय प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। बोल रहा है कि जातीय प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख और कारण कैसे बनी है। तो आराम से बता सकते हैं, जाति प्रथा जो है ना, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो सही बात है। कहने का मतलब कि जब मान लो कि किसी के घर में कोई बालक जन्म लिया, है ना, अगर उसका मन है डॉक्टर बनने का, है ना, मान लो कि हमारे घर में कोई बालक जन्म लिया तो उसका मान लो लकड़ी पीटने का मन नहीं है, वो डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है। अगर उसको कहेगा तुम डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर नहीं बनोगे, है ना, यही काम करते रहो, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का बेरोजगारी हो जाएगा, है ना, सब आगे बढ़ जाए, बेरोजगारी हो जाएगा। तो यही कारण क्या है, उसके मन के कारण से जो काम करने नहीं देता है, उसके कारण क्या होता है, बेरोजगारी होगा। बेरोजगारी क्यों होगा, अगर उसको उस काम में मन नहीं है तो वो कैसे करेगा, टालू भाव से करेगा नहीं करेगा। तो इसी के कारण से क्या होता है, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। लेखक कह रहा है, लेखक के अनुसार कि सबसे गरीबी और उत्पीड़न समस्या क्या है। लेखक के अनुसार सबसे क्या बोल रहा है, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। सबसे गरीबी और उत्पीड़न सबसे कठिन किसी जाति प्रथा को मानते हैं, कि जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा लोगों को स्वभाव के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती है ना। उस समय जब ये भीमराव अम्बेडकर जात के छोटे थे, है ना, उस समय क्या होता था कि जो जात का जैसा था उसी को काम वही करना पड़ता था, और इससे क्या होता था, बड़ी कष्ट होता था उसे, है ना। जो छोटे जात के होते थे, अगर कुछ उसको बनना था, दिमाग से अगर तेज है और भी कुछ तेज है, तो अगर करना चाहता था तो जिसके कारण उसको दबा दिया जाता था, और वो क्या होता था, उसी में दलदली में दबते जाता था, और उसको सबसे उत्पीड़न और गरीबी महसूस होती थी। यही कारण था, और जिसके कारण अनुमति नहीं दी जाती थी, है ना, कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया। ठीक है, तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा, कई पहलू लिए हैं, है ना, छोटे जातियों को, बड़े जातियों को, मतलब सब ज़्यादातर इसमें छोटे दलित परिवार को ही उठाया गया है ना। उन्होंने कई कारणों को बताया है कि प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। आर्थिक मतलब तुम्हारा गरीबी से रुपया पैसा में, आर्थिक हर चीज़ में आर्थिक इस सबसे ज़्यादा रचनात्मक पहलू, यानी लोग उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं, गरीब छोटे परिवार के लोगों के बारे में, गरीब आदमी के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, जिसके कारण कोई भी कार्य करना बड़ी परेशानी होता था, और हर चीज़ में हानिकारक बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा इस बार। सच्चे भारत लोकतंत्र याद रखना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषता का आवश्यक माना है। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच बोला कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा होगा। कह रहा है कि जब लोगों के बीच दूध और पानी, कहने का मतलब क्या हुआ, जिस तरह दूध और पानी, उदाहरण के तौर पर दे सकते हो, जैसा कि हम जानते हैं कि दूध और पानी को मिलाने पर कोई अंतर नहीं होता, है ना, कोई एक दूसरे में अंतर नहीं होता, उसी प्रकार हर व्यक्ति को दूध और पानी की तरह मिश्रण बन जाना चाहिए, सब भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे पर कोई जाति पाति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है, और भारत, हमारा देश जो है, विकसित और उन्नति की ओर जा सकता है।
ठीक है, यहाँ से आज के लिए इतना ही है ना, पहला चैप्टर ही काफ़ी है, क्या करें और बता दें? चलो ठीक है, अगला दिन चलेगा 20 के दांत, धीरे धीरे सब कहानी पढ़ाएंगे।